नमस्कार, आदाब। मैं शरी यासिर, स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। दिल्ली चुनाव के बीच कांग्रेस की आपको चुनौती, का दम है तो इंडिया गठबंधन को छोड़े केजरीवाल। संजय निरुपम का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन करना इनकी नीति। ताऊर राणा के प्रत्यर्पण पर बोले संजय राउत, कहा अगर दम है तो दाऊद इब्राहिम को लेकर आइए। अखिलेश यादव ने योगी सरकार के दावे को बताया महाझूठ। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, कहा जनता को पता चले कि लालू राज में आ रहे हैं तो डर जाएगी जनता। इंडिया गठबंधन पर हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान, कहा मैं दिल्ली चुनाव में केजरीवाल के लिए करूंगा प्रचार। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने आप पर निशाना साधा है। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं और हमारी रणनीति बिल्कुल साफ है। बीजेपी और आप एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम बीजेपी और आप से लड़ रहे हैं, इन दोनों के बीच कोई फर्क नहीं है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बनाया गया था। तो आपको लगता है दिल्ली के चुनाव में भी नहीं देखिए, हमने तो मांग की। हम बिल्कुल रोज हम मांग करते रहे हैं। रोज हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव तो हो चुके हैं, कई सवाल उठे हैं, हमने दस्तावेज भी दिया है, शिकायतें की हैं, उस पर हमें सही जवाब नहीं मिला है, गोल मोल कर जवाब आया है। पर जो हमने मांग की है, हमें जानकारी दीजिए। हम एक राजनीतिक दल हैं, जिम्मेदार राजनीतिक दल है, प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दल है। जो जानकारी हमने मांगी है वो कोई यहाँ वहाँ की जानकारी नहीं है। ये जब जानकारी चुनाव आयोग के पास है, आप देते क्यों नहीं है? तो दिल्ली को भी लेकर हमने सवाल उठाए हैं। पर दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, पर हमारी रणनीति बिल्कुल साफ है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं, बस इनमें कोई फर्क नहीं। हम दोनों बीजेपी और आम आदमी पार्टी से लड़ाई लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। इन दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं। बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल, ये तो मिली भगत है इनकी, ये एक जुगलबंदी है। दिखावा और कुछ दिखाते हैं, पर असली बात तो ये है ना, ये जुगलबंदी है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में। ऐसा क्यों लग रहा है सर? मुझे पहले से ही मेरा ये मानना था कि आम आदमी पार्टी को किसने खड़ा किया? अन्ना हजारे आंदोलन किसने शुरू किया? प्रेरणा कहां से आई? समर्थन कहां से आया? सब लोग जानते हैं कहां से आया। ये तो आरएसएस का हाथ था ना इसके बीच में, इसके पीछे। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर जेपीसी की बैठक के दौरान हुए बवाल के बाद निलंबित विपक्षी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल पर कई आरोप लगाए हैं। अब इस पर पाल ने कहा है कि कल्याण बनर्जी, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग काफ़ी सम्मानित सांसद हैं। ये जेपीसी के सदस्य हैं। इन्हें 6 महीने से लगातार कमेटी में बोलने का अवसर मिल रहा है। जिस तरह मीटिंग को रोकने की कोशिश की गई, अशोभनीय आचरण किया गया था। ठीक है, आज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जो कल विपक्ष के नेताओं ने, चाहे वो कल्याण बनर्जी जी हों, ए राजा हों, ओवैसी जी हों, या सैयद नासिर हों, अब्दुल्ला साहब हों, इन लोगों ने जो कल, आखिर ये सांसद हैं, सम्मानित ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य हैं, इनको लगातार 6 महीने से उस कमेटी में भरपूर बोलने का अवसर मिल रहा। लेकिन जब जम्मू कश्मीर के मीर वाइज फारूक को हमने बुलाया था, जिस तरह से उस मीटिंग को रोकने की कोशिश कर रहे थे, अशोभनीय आचरण कर रहे थे, असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे थे, सामने आकर के झगड़े पे आमादा थे। आखिर इस लोकतंत्र का अगर उनके मन में सम्मान है, संविधान में अगर उनकी आस्था है, तो ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी उसी संविधान के, पार्लियामेंट के ऑनरेबल स्पीकर श्री ओम बिरला जी के द्वारा गठित है और उसमें उस संसदीय मर्यादा है। आप इसकी कार्रवाई रोकना क्यों चाहते हैं? फिर लगातार पहले इसको विंटर तक रिपोर्ट देनी थी, अब ये बजट सेशन तक अगर इसकी रिपोर्ट देनी है तो कल उसकी बैठक हो रही थी। और इसके पहले भी जिस तरह से कल्याण बनर्जी जी ने बोतल फेंकने का काम किया, या आए दिन जब भी ये बैठक होती है
सोची समझी रणनीति के तहत वो इस रिपोर्ट को प्रस्तुत नहीं होने देना चाहते। आखिर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा, अमित शाह मुंबई में सिर्फ इसलिए आते हैं कि महाराष्ट्र को बदनाम कर सकें, यहाँ के नेताओं को बदनाम कर सकें। अमित शाह को जम्मू कश्मीर में जाना चाहिए, मणिपुर में जाना चाहिए, जहाँ गृह मंत्री की सबसे ज्यादा जरूरत है। अमित शाह आए हुए थे, पहले तो उद्धव ठाकरे पे हमला करे थे, अभी शरद पवार पे हमला कर रहे हैं। बात ऐसी है, अमित शाह मुंबई में आते हैं सिर्फ इसलिए आते हैं कि महाराष्ट्र को बदनाम करें, महाराष्ट्र के नेताओं को बदनाम करें, इसलिए अमित शाह जी यहां आते हैं। अमित शाह जी ने कश्मीर में जाना चाहिए, अमित शाह जी ने मणिपुर में जाना चाहिए, लेह लद्दाख में जाना चाहिए, जहां देश के गृह मंत्री की सबसे ज्यादा जरूरत है। जाइए ना आप मुंबई में आते हो और कभी शरद पवार साहब के ऊपर हमला करेंगे, कभी उद्धव ठाकरे जी के ऊपर हमला करेंगे। आपके गुजरात में क्या चल रहा है आप देखिए, सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव सेक्टर गुजरात में संकट में आया है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार गुजरात में हो रहा है, चाहे कोऑपरेटिव हो चाहे और सेक्टर हो। आप उधर बात करें, आप वहां की तो न्यूज बाहर नहीं आने देते, सब कुछ चुप कराकर बैठे आप। तो महाराष्ट्र के जो लाचार लोग हैं, जो उनके भाषण को तालियां पीटते हैं, वो दुश्मन है महाराष्ट्र के। अमित शाह शरद पवार जी के ऊपर हमला करते हैं। जी शरद पवार साहब ने 10 साल कृषि मंत्री रहते हुए देश को एक ऐसा क्षेत्र बना दिया, कृषि क्षेत्र में देश की अनाज क्षमता बढ़ाई, निर्यात बढ़ाई, सब कुछ बढ़ाया, बहुत से काम किया कृषि क्षेत्र में। आपने क्या किया बताइए ना। आप पूछते हो शरद पवार साहब ने क्या किया, मैं पूछता हूं भाई नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, आपने क्या किया, आपके डिफेंस मिनिस्टर ने क्या किया, आप बताइए, आप बताइए। सर वक्फ बोर्ड में 10 एमपीज को निलंबित किया गया है और उनकी एमपी का कहना है कि वहां पे तानाशाही चल रही है। तानाशाही, जगदम्बिका पाल जो चेयरमैन है वो तानाशाही कर रहे हैं। अरविंद सावंत जी से मेरी 2 बार बात हो गई, और भी जो सदस्य है जिनको निलंबित किया 10 सदस्य है, उनसे भी बात हो गई। वो मनमानी कर रहे हैं, जो और पार्टी के मेंबर्स है उनकी बात सुनी नहीं जाती। जगदम्बिका पाल जो कभी एक दिन के मुख्यमंत्री रहे हैं यूपी में, उनको अगर लगता है ये तानाशाही से, मनमानी से वो कुछ भी निर्णय या कुछ भी रिपोर्ट दे सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। ताहूर राणा को भारत में लाना अच्छी बात है। शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने एक्टर सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद अवैध बांग्लादेशी नागरिकों का मुद्दा उठाया और साथ ही कांग्रेस को भी निशाना बनाया है। संजय ने कहा कि महाराष्ट्र कांग्रेस सैफ अली खान पर हमला करने वाले बांग्लादेशी के समर्थन में खड़ी हो गई है। निरुपम ने कहा कि पार्टी के अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर केस की चल रही छानबीन पर सवाल उठाए और कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को मुंबई पुलिस नाहक फंसा रही है। उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थन में निकली है, ये उनकी घोषित नीति है। दरअसल भारत में बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या की जड़ में ये नीति है। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा कि टीएमसी कांग्रेस से लेकर वामपंथी और कांग्रेस तक ये सारे सेकुलरिज्म के नाम पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कभी सख्ती नहीं बरतते, बल्कि टीएमसी वाले तो वोट बैंक बढ़ाने के लिए पश्चिम बंगाल में घुसपैठ को बढ़ावा देते हैं, इसका खामियाजा भोग रहे हैं। दिल्ली मुंबई के लोग इनके खिलाफ राज्य सरकारों को बिना किसी उदारता के सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इन्हें बांग्लादेश तक खदेड़ना चाहिए, क्योंकि ये बांग्लादेशी मजदूरी के लिए आते हैं और आपराधिक गतिविधियों में शामिल होते हैं। मुंबई के गुरुगांव के पास फर्नीचर मार्केट में आज आग लग गई। इस आग में बताया जा रहा है कि 50 गोदाम जलकर राख हो गए हैं। बताया जा रहा है कि आग सुबह लगी। इस घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक खड़गपाड़ा में ये हादसा हुआ है। पुलिस ने आसपास की दुकानों को खाली करा लिया है। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां जुटी हुई हैं। 2 घंटे पहले ये आग लगी हुई है। पीछे से आग जहाँ लगी वहाँ से हवा के कारण आग यहाँ तक आई है। फायर ब्रिगेड के लोग पूरे कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के स्थानीय नगर सेवक सुहास वाडकर, तुलसीराम शिंदे और सारे सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर सबको मदद कर रहे हैं। 12 गाड़ी अब तक आ चुकी है। लेवल 3 की आग है और ये इस प्लॉट के ऊपर दूसरी बार आग लगी है, तीसरी बार आग लगी है। मैं तो मांग कर रहा हूँ शासन की ओर से, निवृत्त न्यायाधीश के ओर से इसकी जांच होनी चाहिए कि आग का सचमुच कारण क्या है।
प्रभु साहब, मैंने यही कहा ना कि बार बार इसी प्लॉट के ऊपर आग लग रही है, उसका कारण क्या है, उसकी जांच होनी चाहिए। फायर ब्रिगेड अभी पहला काम करेगी लोगों को बचाना, और जो है मुंबई में हुए 26/11 हमले का दोषी तहव्वुर राणा जल्द भारत लाया जाएगा। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। उसे साल 2009 में FBI ने गिरफ्तार किया था। अब इसे लेकर भारत में राजनीति तेज हो गई है। शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने कहा है कि सरकार तहव्वुर को लाकर उस दिन इवेंट करेगी। उन्होंने कहा है कि अगर दम है तो दाऊद इब्राहिम को लाकर आएँ, छोटा शकील को लेकर आएँ, उनको क्यों नहीं ला रहे हैं? नीरव मोदी और मेहुल चौकसी को क्यों नहीं लाया जा रहा है? एक बड़ी ये खबर है, कैसे देखते हैं इसको? मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट और 26/11 का जो ये आरोपी है तहव्वुर राणा, पाकिस्तान निवासी कैनेडियन नागरिक है, लश्कर तोयबा का एक्टिव मेंबर है। तभी से भारत सरकार कोशिश कर रही थी कि ये आरोपी भारत के ताबे में आए, और जो 26/11 और जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसका जो रीज़न है, उसका मेन आरोपी है ये, वो भारत के ताबे में आए, इसीलिए कोशिश कर रही थी। तो ये बहुत बड़ी जीत है अपने। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी से कालकाजी विधानसभा सीट से उम्मीदवार आतिशी ने आज छत्रसाल स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान 76वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सीएम आतिशी ने दिल्ली वासियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि आज स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का समय है। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण की आहुति दी है। सभी दिल्ली वासियों को, सभी देशवासियों को आज 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जब हम देश का गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, समय है याद करने का उन स्वतंत्रता सेनानियों को, उन लाखों लोगों ने जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी भारत को आजादी दिलाने के लिए। आज समय है याद करने का बाबा साहब अम्बेडकर को, जिन्होंने भारत की आजादी के बाद भारत को संविधान दिया। आज समय है याद करने का उन लाखों सैकड़ों लोगों को जिन्होंने भारत के सपने को देखा, एक आजाद भारत के सपने को देखा और उस सपने के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तब भारत बहुत अलग होता था। भारत के लोगों के पास अधिकार नहीं थे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की चुनाव प्रचार पोस्टर पर दिल्ली से उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा है कि उन्हें बिना किसी सबूत के बयान देने और सस्ते हथकंडे अपनाने की आदत है। मैंने ये पोस्टर देखा सुबह, मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी इस पर संज्ञान लेगी और हम इसके लिए चुनाव आयोग में भी संपर्क करेंगे। मैं केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर करने पर भी विचार कर रहा हूँ। राहुल गांधी पर भ्रष्टाचार को लेकर सीधा हमला बोला है और जो पोस्टर जारी किए हैं उसमें बेईमानों की लिस्ट में राहुल गांधी समेत अजय माकन और आपके नाम को भी जगह। देखो, केजरीवाल का पुराना फरेब और झूठ बोलने की एक बहुत पुरानी आदत है और हम तो हमेशा से कहते थे कि बिना सबूत के बयानबाजी करनी और इस घटियापन पे उतरना इनकी बहुत पुरानी आदत रही है। 2012-13 में जिस तरीके से इन्होंने शीला जी, सोनिया जी के बारे में बातें कही थी, वो किसी भी तरह सभ्यता की हद से बाहर जाता है। और अब जो उन्होंने कदम उठाए हैं, मुझे आशा है कि बाकी लीडर्स भी इस बात को देखेंगे। मैं एक चीज मानूं, केजरीवाल जब भी किसी पर सवाल उठाता है, मुझे कभी कभी ये लगने लगता है कि शायद सबसे कट्टर ईमानदार वही व्यक्ति होगा जिस पर ये उंगली उठाता है, क्योंकि खुद जिस आदमी पे 100 केस चल रहे हों, जिसका ये खबर है कि किसी भी समय वो 5-10 साल के लिए जेल जा सकता है, वो अपने साख बचाने के लिए केवल औरों पे बिना किसी बुनियाद के, बिना किसी सबूत के ये उंगली उठाता है। और मैंने तो अभी देखा है इस पोस्टर को इस सवेरे। मैं आशा करूंगा कांग्रेस पार्टी भी इसको संज्ञान में लेगी और हम इलेक्शन कमीशन को भी इसकी रिपोर्ट करने वाले हैं। और मैं केजरीवाल जी पे इस चीज़ को लेकर सीधे क्रिमिनल डिफेमेशन की बात का भी देख रहा हूं। मैंने अपने लॉयर से बात की है, अगर बनता है तो हम इसको फाइल करेंगे आज ही। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 2015 में जब हमारी सरकार पहली बार बनी तो हमें सीवरेज की सबसे बड़ी समस्या का समाधान करना था।
दिल्ली में 1792 कच्ची कॉलोनियां हैं। हमारी सरकार बनने से पहले किसी भी तरह की समस्या नहीं थी। इन स्लम कॉलोनियों में विकास की अनुमति दी गई। हमने सभी स्लम कॉलोनियों में काम करना शुरू कर दिया। पिछले 10 सालों में हमने लगभग सभी कॉलोनियों में सीवर पाइपलाइन बिछा दी है। 2015 में हमारी पहली बार सरकार जब बनी थी तो इतनी समस्याएं हम लोगों ने एक तरह से लीगेसी के तौर पे इनहेरिट की थी। उनमें से एक बड़ी समस्या सीवर की थी। दिल्ली में 1792 कच्ची कॉलोनियां हैं। इन कच्ची कॉलोनियों में हमारी सरकार बनने के पहले 2015 के पहले किसी किस्म का विकास अलाउड नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश थे। उन सब अड़चनों को पार करके हमने सारी कच्ची कॉलोनियों के अंदर काम करना चालू किया। इन कच्ची कॉलोनियों में सीवर की कोई पाइपलाइन नहीं थी, तो जाहिर तौर पे ये सारा का सारा सीवर जो है वो नालियों के अंदर बहता था, गलियों के अंदर बहता था। लोगों का जीवन नर्क था। पिछले 10 साल में लगभग सभी, कुछ कॉलोनियां रह गई हैं, लगभग सभी कॉलोनियों में हमने सीवर की पाइपलाइन डाली है, नई पाइपलाइन डाली है, बहुत बड़े स्तर के ऊपर। पाइपलाइन डालने के बाद अब हर घर को सीवर से जोड़ने का काम चल रहा है। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में WFI का ऑफिस एक बार फिर से अपने पुराने पते पर शिफ्ट हो गया। यह पुराना पता WFI के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का घर है। इसको लेकर के अब राजनीति शुरू हो गई है। वहीं अब इस पर उनका बयान सामने आया है। अब उसे बहाल किया गया है। देखिए, WFI का ऑफिस कहाँ चलेगा कहाँ नहीं चलेगा ये सरकार का प्रकरण नहीं है। और अभी WFI का जो ऑफिस चल रहा है वो हरिनगर में चल रहा है और एक नई जगह की तलाश है, क्योंकि वो जगह कम पड़ती है। और जहाँ तक 21 अशोका रोड की बात है तो उसका कारण ये है कि वहाँ हम बैठते हैं और चूंकि रेसलिंग से बहुत दिन से हम जुड़े रहे हैं, इसलिए आज भी वहाँ खिलाड़ियों का आना जाना और खेल से जुड़े हुए लोगों का आना जाना बना रहता है और उनकी जो समस्याएं होती हैं खेल की आती रहती हैं। तो ये कोई इतना बड़ा विषय नहीं है। और खेल का ऑफिस कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा तो ये डिसाइड करना फेडरेशन का काम है। अब फेडरेशन नई जगह तलाश रही है और उम्मीद है कि जल्दी ही ऑफिस शिफ्ट होगा। जैसे जो आरोप लगाया गया था यही कि संचालन वहां से हो रहा है, इस पर भी आपत्ति के लिए? अब देखिए, मैं खेल से जुड़ा हूँ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार के $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के दावे पर जोरदार हमला किया है। सपा अध्यक्ष ने कहा है कि यह दावा एकदम गलत है कि राज्य की अर्थव्यवस्था अगले 4 साल में $1 ट्रिलियन के लक्ष्य को हासिल कर लेगी। उन्होंने इसे लेकर आज अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट किया है और बीजेपी के वादों पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने भाजपा के आर्थिक वादों को लेकर उस पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सिर्फ $1 ट्रिलियन झूठ का रिकॉर्ड बना सकती है और कुछ नहीं। यूपी की भाजपा सरकार की तरफ से फिर से ये जुमला उछाला गया है कि अगले 4 साल में यूपी की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन हो जाएगी। सपा अध्यक्ष ने कहा कि आज की विकास दर के हिसाब से ये असंभव है, इसलिए एक महाझूठ है। सरकार के खजाने में भ्रष्टाचार की सेंध लगी हुई है, निवेश जमीन पर नहीं उतरा है। किसान, व्यापारी और उद्योगपति सब अपने काम को लेकर त्रस्त हैं। बेरोजगारी, बेकारी प्रदेश में गरीबी के नए अध्याय लिख रही है। लोगों के हाथ में पैसा नहीं है तो क्रय शक्ति कहां से आएगी? श्रमिक मजदूर पलायन कर रहे हैं तो श्रम संसाधन कहां से आएगा? उन्होंने कहा कि जनता कह रही है कि हमें तो ये बताएं कि महंगाई कितनी कम होगी, हमारी आमदनी कितनी बढ़ेगी, युवाओं को नौकरी कैसे मिलेगी, दवाई पढ़ाई के खर्चे कहाँ से आएंगे। बिहार के मोकामा गोलीकांड के आरोप में पूर्व विधायक अनंत सिंह को जेल भेजे जाने पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून अपना काम कर रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शासन है। जिन लोगों पर आरोप थे उन्होंने सरेंडर कर दिया है। अब न्यायालय तय करेगा कि कौन अंदर रहेगा और कौन बाहर रहेगा। बिहार में कानून का राज स्थापित है। वहीं आरजेडी द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है कि वो सीएम क्यों बोलेंगे। यदि तेजस्वी यादव या उनका परिवार पूरा बिहार जानता है कि गुंडागर्दी लालू यादव के चलते होती है। सिर्फ बिहार की जनता को ये पता चल जाए कि लालू यादव का राज आने वाला है तो बिहार की जनता डर जाती है। देखिए, बिहार में कानून अपना काम करता है। ये आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का शासन है और आज आप देख रहे होंगे सभी लोगों ने सरेंडर किया, सभी लोग जेल में हैं। ये न्यायालय तय करेगा कि कौन बाहर रहेगा कौन अंदर रहेगा। लेकिन बिहार में
कानून का राज स्थापित है। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री क्यों चुप है और मुख्यमंत्री इस पूरे प्रकरण पे बोलते क्यों नहीं है? क्यों बोलेंगे? यदि तेजस्वी यादव या उनका परिवार, पूरा बिहार जानता है कि गुंडागर्दी लालू प्रसाद जी के चलते होती है। सिर्फ बिहार की जनता को यह पता चल जाए कि लालू यादव जी का राज आने वाला, बिहार के जनता डर जाती है। लालू जी गुंडों के प्रतीक है, अपराधियों के प्रतीक है। इसलिए लालू जी के परिवार के लोग सपना देखना बंद कर दें। बिहार के मोकामा फायरिंग घटना पर बिहार के कानून मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि अपराधी को संरक्षण देने का काम तेजस्वी यादव उनकी पार्टी के लोग करते थे। उनके समय अपराधियों का बचाने का काम किया जाता था। हम अपराधियों को जेल भेजने का काम करते हैं। अपराधी को संरक्षण देने का काम तेजस्वी जी और उनकी पार्टी के लोग करते थे। हमारे यहाँ कोई संरक्षण नहीं दिया जाता है, हमारे यहाँ कार्रवाई होती है। हम निश्चित रहे, हमारे तेजस्वी यादव जी उनके समय में अपराध को बचाने का काम करते थे, हम अपराधियों को जेल भेजने का काम करते हैं। जिस तरीके से मोकामा के मामले पर लगातार सवाल उठाया जा रहा है विपक्ष के तरीके से कि आदत बन गई है, अब लॉ एंड ऑर्डर जो है वो क्रिमिनल डिसऑर्डर बन गया है बिहार में। शब्दों के जाल बुनने से नहीं होगा ना। आप लोगों ने तो इस राज्य में अपराधियों को संरक्षण दिया, तो जो तथाकथित बड़े बड़े अपराधी थे वो आपके घर में संरक्षण पाते थे। और आज लॉ की स्थिति ये है कि जब भी कोई अपराधी करता है तो उसको मालूम है कि वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के सुशासन से बचेगा नहीं और कहीं ना कहीं उसको जेल जाना। तो आपकी यूएसपी और हमारी यूएसपी अलग अलग है। कल कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती थी। राजस्थान के अजमेर दरगाह में मंदिर होने का दावा करने वाले हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता पर गोलियों से हमला किया गया है। जानकारी के मुताबिक विष्णु गुप्ता पर आज सुबह अजमेर से दिल्ली जाते समय हमला हुआ। हालांकि इस हमले में उसे गोली नहीं लगी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है। दी गई है कि गाड़ी पर फायरिंग हुई है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। जो भी घटनाक्रम होगा वो क्लियर किया जाएगा। पूरा कहाँ का मामला है ये गंगवाना गेगल थाना क्षेत्र के अंदर का मैटर है। कौन है जिस पर ये फायरिंग हुई है? ये विष्णु गुप्ता जी हैं जिन्होंने ये कंप्लेन दी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और सांसद हनुमान बेनीवाल ने आपको दिल्ली विधानसभा में समर्थन देने का ऐलान किया है। आपको समर्थन देने की घोषणा के बाद हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि दिल्ली चुनाव में आरएलपी आपके लिए प्रचार करेगी। हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए हमारी पार्टी ने उनको समर्थन देने का फैसला किया है। मैंने केजरीवाल से मुलाकात की और हमारी पार्टी कार्यकर्ता दिल्ली चुनाव में आपके लिए प्रचार कर रहेंगे। इसके आगे उन्होंने कहा कि जाट समाज के लोग दिल्ली में आपको इसलिए समर्थन कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ अच्छा काम किया है। अरविंद केजरीवाल ने हमसे समर्थन मांगा था। अगले कुछ दिनों में मैं खुद प्रचार करूंगा और हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए समर्थन करेंगे। मैंने सभी लोगों से आपका समर्थन करने की अपील की है। हनुमान बेनीवाल ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश के अंदर बुरे हालात हैं। अगर कोई नेता भाजपा के खिलाफ कुछ भी बोलता है तो उसके घर ईडी सीबीआई को भेज दिया जाता है। जब वो भाजपा ज्वाइन कर लेगा तो उस पर लगे आरोप धुल जाते हैं। देश में बेरोजगारी, कृषि और अग्निवीर को लेकर आंदोलन भी हुए हैं। इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। व्हाइट हाउस ने बड़े पैमाने पर निर्वाचन अभियान शुरू करने की घोषणा की। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप अवैध अप्रवास के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के अपने वादे को निभा रहे हैं। एक्स पर एक पोस्ट में व्हाइट हाउस ने इस बात पर जोर दिया है कि अवैध रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में आने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पोस्ट में लिखा गया है कि जैसा कि उन्होंने वादा किया था, राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया को एक बड़ा संदेश भेज रहे हैं। जो लोग अवैध रूप से यूएसए में प्रवेश करते हैं उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इससे पहले व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने अपने बड़े पैमाने पर निर्वाचन अभियान शुरू करने की घोषणा की, जिसमें कहा गया है कि 338 अवैध अप्रवासी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक संदिग्ध आतंकवादी, ट्रेन डी अरागुआ गिरोह के 4 सदस्य और नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों के दोषी कई व्यक्ति शामिल हैं। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि निर्वाचन उड़ानें शुरू हो गई हैं। राष्ट्रपति ट्रंप पूरी दुनिया को एक मजबूत और स्पष्ट संदेश भेज रहे हैं। यदि अवैध रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करते हैं तो आपको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
डेविड ने यहाँ ये भी कहा कि सैकड़ों लोगों को पहले ही सैन्य विमानों के जरिए निर्वासित किया जा चुका है। उन्होंने इसे अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ा निर्वासन अभियान बताया है। एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने सैन्य विमानों के माध्यम से सैकड़ों अवैध अप्रवासी अपराधियों को भी निर्वासित किया है। इतिहास का सबसे बड़ा निर्वासन अभियान अच्छी तरह से चल रहा है, वादे पूरे किए गए। इस बीच भारत ने भी अवैध अप्रवास के खिलाफ अपना रुख दोहराया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो संयुक्त राज्य अमेरिका या दुनिया में कहीं भी उचित दस्तावेज के बिना अधिक समय तक रहने वाले भारतीय नागरिकों को वापसी की सुविधा प्रदान करेगा। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए अपने रहें सियासत टीवी के साथ।